पिछली क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किया था और अभी हमारा मैग्नेटिज्म में जो चल रहा था वो फेज 1 चल रहा था। फेज 1 में मैंने बोला था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं करना है। कोई भी मूविंग चार्ज है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फोर्स वगैरह वो एक्सपीरियंस करता है। उसी से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे आए, उसको एक डिफाइन किया। अब सेकेंड फेज ऑफ चैप्टर पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो नेक्स्ट लिखिए फेज सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। सर हाँ सर, ये मैग्नेटिज्म के डाउट सर HCV से ही लेंगे ना? हाँ, HCV से करो, HCV से लूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, सेकेंड पेज हमें स्टार्ट करना है। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ देखते हैं। पहले चैप्टर की बिगिनिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि मूविंग चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो बस इसमें बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट एक साइंटिस्ट है, सैवर्ट, दोनों ने मिलजुल के ये लॉ दिया है। बायोट-सैवर्ट लॉ साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ से इसका जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट है जो पहले हमने डिस्कस किया। According to the experimental fact, moving charge will produce electric field as well as magnetic field around it. लिख लो स्टेटमेंट। According to the experiment, मूविंग चार्ज, बहुत ध्यान से सुनना, मूविंग चार्ज will produce electric field and magnetic field both। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज induced magnetic field या simply magnetic field, induced magnetic field। ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन जो है वो बायोट-सैवर्ट लॉ से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ करते हैं। ठीक है, और वो सारा एक्सपेरिमेंटली आता है और वो बायोट-सैवर्ट ने जो भी अपना सेटअप तैयार किया हो और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो कौन देगा, बायोट-सैवर्ट लॉ देगा। तो इसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। फर्स्ट है इसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अभी कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है, लॉ है, लिखना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो ये हेडिंग है, मूविंग, क्या बेटा? ये हेडिंग है। हाँ, बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर ड्यू टू मूविंग चार्ज।
कोई भी चार्ज है लेट से प्लस क्यू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मुझे यहां पर एक पॉइंट r पोजीशन वेक्टर पे है पॉइंट p और we have to calculate magnetic field at point p और वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा। यहां पर है v वेलोसिटी वेक्टर, सारा पहले तो टर्म लिख लो, वेलोसिटी वेक्टर, q है चार्ज, r है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p where we want to calculate magnetic field. Magnetic field. थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर at given instant. पहले टर्म समझ लो, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है। ठीक, तो जो बायोट-सैवर्ट ने बताया कि मूविंग चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, according to बायोट-सैवर्ट लॉ, ये बायोट-सैवर्ट लॉ ने बताया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is equal to mu naught upon 4 pi q r cross v, sorry, v cross r divided by r cube. It will be the magnitude of, it will be the magnetic field at point P. मैग्नेटिक फील्ड, अभी ज्यादा कुछ समझना नहीं, बायोट-सैवर्ट ने बोल दिया, मानना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बी वी आर। तो v एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो v साइन थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अच्छा, यहां एक 4 पाई तो कांस्टेंट है, एक एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट जैसे वहां ये म्यू नॉट दिख रहा है, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये म्यू नॉट है परमेबिलिटी। इसको भी डिफाइन करेंगे आगे चल के। अभी मान लो एक कांस्टेंट है म्यू नॉट, जो है ये है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले तो ये बायोट-सैवर्ट लॉ
सारे इंटरनेट टर्म समझा दिए हैं, सबका मतलब क्या है, ये वायरसर्ट ने बताया, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लेके आया, उसने ये एक्सप्रेशन बोला इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। जल्दी से कॉपी करो, अभी डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं। सर जैसे सर उसमें परमिटिविटी क्योंकि इंटरेक्शन और मॉलिक्यूल्स की वजह से होता था सर, इसमें भी परमेबिलिटी की वजह से है। क्या फिर से बोलो? परमिटिविटी सर इंटरेक्शन होता था ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो स्पेस में है सर वहाँ पे, उसकी वजह से देखते थे, तो सर परमेबिलिटी का भी वही रीजन है। हाँ मतलब वैसा ही है, अभी देखेंगे आगे, अभी उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अब देखो, रही बात डायरेक्शन की, तो V क्रॉस R कर रहे हैं, तो V की तरफ फिंगर रखेंगे, R वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, कर्व करेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में डाउनवर्ड आ रहा है, V क्रॉस R का डायरेक्शन कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन समझ में आई? यस सर एक बार अच्छा, फिर से बता दीजिए। V पहले है R बाद में है, तो V क्रॉस R करूंगा, थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो डायरेक्शन कहाँ होगा इस केस में, इनसाइड होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ। Yes, तो जो V डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R। अच्छा, हम राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड थंब रूल से ही मैं बताऊंगा हर चीज। राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या डिस्कस किया था कि मैंने करंट कैरिंग वायर में, आपको याद होगा, करंट कैरिंग वायर में मैंने बोला था राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालना है। तो करंट कैरिंग वायर है, देन वी हैव टू होल्ड करंट कैरिंग वायर विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड such that keeping thumb in the direction of electric current। तो जो डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड फिंगर होगा, यहाँ पर चाहिए तो उसका टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, यहाँ पर चाहिए तो उधर डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट देगा। ये याद है कि नहीं याद? जल्दी बोलो। यस सर। yes sir, अब सुनो ठीक से, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, क्या वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है? yes sir, यस सर। तो फिर सिंपल तरीके से बात करें कि मैं इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन को, पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसको एज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरह एज्यूम करूं और इसको ऐसे होल्ड करूंगा, तो ऐसे कर्व फिंगर जाएंगी ऐसे, yes और sir, नो? सर तब भी Yes, इन्वर्ट sir. आएगा। तो P पॉइंट पे फिंगर का जो कर्व फिंगर का टेंजेंट है वो कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, यस सर। तब भी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। अच्छा, यदि ये पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता, तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाता, उसके आउटवर्ड। हो जाता। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। yes sir, राइट। तो फिर क्या करना है कि वी विल एज्यूम, ऐसे लिख लो, वी विल एज्यूम, वी विल एज्यूम, काय को डबल मेहनत कर रहे हो, वी विल एज्यूम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज अ करंट, direction of velocity of positive charge as current and apply right hand thumb rule, right hand thumb rule
thumb rule for calculation of magnetic field, for direction of magnetic field, for direction of magnetic field, magnetic field. कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो। राइट, जल्दी फटाफट कॉपी करो। इस रूल में, इस लॉ में किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर लेंगे। सर आपने अभी इतना सर आपने वो स्टार करके क्या लिखा है? We will assume direction of velocity of positive charge as a current. Apply right hand thumb rule for direction of magnetic field. Yes or no? सर हाँ सर एक बार डायरेक्शन फिर से बता दीजिए सर। बेटा, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है ना वेलोसिटी का। यस सर। इस डायरेक्शन में करंट मान लूंगा। ओके सर। करंट मान लूंगा तो करंट के वायर को ऐसे होल्ड करूंगा, तो ऐसे करंट फिंगर जाएगी तो पी पॉइंट पे कहाँ जा रहा है? टेंजेंट इनसाइड जा रहा है ना। यस सर। ओके सर, समझ गया। कॉपी करो जल्दी। मिटा दूं? यस सर। ठीक। सर इसमें बोलो बेटा। सर इसमें जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, अगर उसी वाली लाइन में मतलब वो पार्टिकल मतलब वो होता, डिस्टेंस होता, तो फिर मतलब हाँ। उसकी डायरेक्शन क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड की? जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं ना, आर वेक्टर जीरो हो जाता ना। यस सर, ओके सर। अच्छा, अब जरा देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, सेकेंड है बायो थर्ड लॉ में। मैग्नेटिक फील्ड अभी ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, ये समझ में आ जाएगा फर्स्ट वाला केस। फर्स्ट वाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर। सर करंट कैरिंग वायर था ना? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, ध्यान देना ठीक से। अब भाई मूविंग चार्ज है वो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, तो करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्ज मूव कर रहा है। ये करंट कैरिंग वायर है, लेट्स से करंट आई है
और मुझे यहाँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेट से कंसीडर किया, डिफरेंस करंट आई फ्लो हो रहा है, डिफरेंशियल एलिमेंट DL कंसीडर किया, और डिफरेंशियल एलिमेंट का डायरेक्शन जो लेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वही होता है। ये पोजीशन वेक्टर है इस डिफरेंशियल एंगल का, ये थीटा डी थीटा। तो आई है इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल वैसे ही ध्यान से देखना, उसी मूविंग चार्ज से रिलेट करने की कोशिश करना। आई है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट। डीएल है डिफरेंशियल एलिमेंट, डीएल है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। और जो डायरेक्शन ऑफ, इसके बारे में एक पॉइंट और, जो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर लेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है मूविंग चार्ज में पॉजिटिव चार्ज का जो वेलोसिटी वेक्टर लेते हैं वो यदि उसको इक्विवेलेंट करंट से इक्विवेलेंट करूं तो वही डायरेक्शन होगा डीएल का। जल्दी बोलो। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन of DL will be in the direction of, will be in the direction of, direction of electric current, electric current। सोच लो जल्दी, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर यहाँ पे आप डिफरेंशियल करंट ले रहे हैं ना? डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहा हूं, करंट नहीं। एलिमेंट वायर का छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। यस। ठीक है। हाँ, आर है वही पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल टर्म, क्योंकि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है कैलकुलेशन के लिए, ज्यादातर मेहनत नहीं करनी है, तो ये बिल्कुल टर्म बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ point P, point P where we want to calculate, where we want to calculate magnetic field, magnetic field due to differential element DL। एग्री और नॉट? थीटा जो है एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। सारे टर्म क्लियर हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। राइट। अब हम बात करें, लेट्स से इस DL एलिमेंट से, लेट इस DL एलिमेंट से, लेट DQ अमाउंट ऑफ चार्ज, DQ चार्ज फ्लो थ्रू DL एलिमेंट, फ्लो थ्रू DL एलिमेंट, ध्यान देना बिल्कुल, DL एलिमेंट इन dt टाइम, इन dt टाइम। अच्छा, अब यदि dt टाइम में dq अमाउंट ऑफ चार्ज DL एलिमेंट से फ्लो हुआ है, तो अभी मैंने देखा मूविंग चार्ज की वजह से, तो डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करें तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो कैसे निकलेंगे? करंट कैरिंग वायर, बोलो डायरेक्शन कहां आएगा P पॉइंट पे? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। इनसाइड। तो डायरेक्शन की चिंता तो है नहीं है, तो डायरेक्शन कैसे देख लेंगे? डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल।
डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, लिखवा चुका हूं, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकालना है। अभी देखा क्या था, Q मतलब DQ इंटू V क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब, वेक्टर फॉर्म में। यही था रिजल्ट, जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। तो यहां से डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, कोई कंफ्यूजन बोल देना जल्दी से, DQ, इस वेलोसिटी को मैं लिखूं DL बाई DT क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा, DQ बाई DT को कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा? Current. तो सॉरी, यहां पर एक चीज भूल गए लिखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो कांस्टेंट भी तो था साथ में। अपॉन 4 पाई ये याद है? वैक्यूम के लिए हाँ। कितना होता है? क्या बेटा? वैक्यूम के लिए कोई वैल्यू होगी ना इसकी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू पावर -7। अच्छा, हाँ, वो लिखवा दूंगा बाद में। तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और DQ बाई DT को I लिख सकता हूं, और DL क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL डिवाइड बाई R स्क्वायर साइन थीटा। इट इज अ मैग्नीट्यूड। देख लो किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, बाकी फिर अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले के, इसी फॉर्मूले के एप्लीकेशन चल रहे हैं आगे, तो जल्दी से देख लो, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। सर ये DL क्रॉस R ये डायरेक्शन बता रहा है ना फील्ड का? बिल्कुल बिल्कुल, देखो DL क्रॉस R कहाँ जा रहा है? थंब हैंड साइड जा रहा है, चाहे राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, ओके या सर। DL क्रॉस R करके निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और ये एक्सप्रेशन किसने दिया है? बायोट सेवर्ट ने। सोच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया, मिटाऊं? यस सर। ठीक। सर ये लास्ट की 2 लाइन मत रख दीजिएगा लेफ्ट साइड पे। सर लास्ट में वो सर DQ बाई DT के बाद सर DL फिर से कैसे आ गया? DQ बाई DT को करंट लिख सकता हूं? सर वो I लग नहीं रहा था। हाँ, आई इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ।
application of Biot-Savart law। बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चैप्टर है, वही जो मैंने फॉर्मूला बताया है, जो बायोट-सावर्ट लॉ ने एक्सप्रेशन दिया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसी को बार बार यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। तो केसेस के फॉर्म में कर लेते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट कर रहे थे ना, लीनियर Yes, चार्ज sir. डेंसिटी, आर्क, रिंग, ऐसे ही इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, तो केसेस के फॉर्म में करते हैं। चलो केस फर्स्ट में मैग्नेटिक कोशिश करना, साथ में याद करते जाओ चीजें। मैग्नेटिक फील्ड, इसी को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होना। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क। देखते हैं, करंट कैरिंग आर्क लेट से ये है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये सेंटर है, सेंटर सी, रेडियस आर, आर्क एंगल लेट से बीटा मान लेता हूं, और बीटा है आर्क एंगल, और किस में होता है, बाय डिफॉल्ट रेडियन में मानते हैं, राइट। अब पहले तो ये बताओ, सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी निकालना है। आर रेडियस है, सारा लिख लो, रेडियस ऑफ आर्क, आई है इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन बताओ बेटा, सेंटर पे डायरेक्शन कहां होगी? सर आउटसाइड, इनसाइड क्या इनवर्ट से, इनवर्ड होगी। ऐसे होल्ड करूंगा तो ऐसे सर्कल बनेंगे, तो सी पॉइंट से कहां टेंजेंट जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन तो हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाल ली, डायरेक्शन विल बी इनसाइड। चलो डायरेक्शन का काम खत्म हो गया। अब ये करंट कैरिंग वायर है, तो कौन सा वाला, मूविंग चार्ज वाला अप्लाई करूं या करंट कैरिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं? करंट कैरिंग। चलो ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहां से मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट ये लिया, ये, और डिफरेंशियल एलिमेंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, डिफरेंस हमें सेंटर पे चाहिए, तो सेंटर के लिए पोजीशन वेक्टर ये होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस होगा कितना? आर होगा, एग्री? यस सर। अच्छा, और ये आर होगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट पे चाहिए, तो डिफरेंशियल एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ होता है वो पोजीशन वेक्टर। याद आया नहीं याद आया? अच्छा, दूसरी बात, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल जरा बताओ, एंगल बिटवीन, देख के बताओ फिगर। Then 90 degree. एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। बेटा पक्का क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए बोल रहा हूँ। फॉर्मूला अप्लाई करें तो डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, क्या फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा 90 डिग्री है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला था? सॉरी, हाँ ठीक तो लिखा है, क्या यही फॉर्मूला था? यस सर।
यस अच्छा, तो यहां से डिफरेंट डायरेक्शन में निकाल चुका हूं पहले ही, मैग्नीट्यूड वाला अप्लाई कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर क्यूब आर स्क्वायर। अच्छा, नेट मैग्नेट पी पॉइंट नहीं सी पॉइंट बोल रहा हूं, सी पॉइंट इंटीग्रेट कर दूंगा तो सारे डीएल डीएल ऐड होके क्या बनेगा बेटा? आर्क लेंथ बनेगा ना यार, आर बीटा यस सर यस सर। तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डीएल सारे ऐड होंगे तो आर बीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द आर्क will be mu naught upon 4 pi I beta divided by R। Yes, क्या sir. ये it will be the magnitude of magnetic field, और डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल ही चुके हैं। इस केस में कहाँ आ रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्या दिक्कत वाली बात है यार? डिफिकल्ट है? नो सर कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलो फटाफट। तो ये रिजल्ट याद कर लेना, आर्क वाला, तो आर्क वाला डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का हम करते थे। अच्छा, यदि ये आर्क की जगह सर्कल होता और सर्कल के सेंटर पे निकालना होता तो बीटा की वैल्यू कितना होता? 2 पाई तो मैग्नेटिक फील्ड at center of the circle, at center 2 pi R हो of, जाता है। बिल्कुल, center of current carrying circle, current carrying circle, तो उस केस में बीटा का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी बोलो। म्यू नॉट I by 2 बाई 2 आर ना? सर, R तो कट जाएंगे ना 2 पाई। यस सर क्यों? बीटा का वैल्यू तो लिखना है बस, अच्छा, यस सर, सोच लो यस फिर बोलना। हो गया ये? रिजल्ट याद रहेगा? छोटा सा रिजल्ट है, याद कर लो फटाफट। समझ में आ गया तो बोलो, मिटा दो। कॉपी कर लिया? एक मिनट से। हाँ, कॉपी करो। इसीलिए बोल रहा हूँ साथ में याद करते चलो, डिफिकल्ट नहीं है। बस वो अपना बेसिक बायोट सर्वट बिल्कुल याद रखो, स्ट्रिक्टली किसका मतलब क्या है और उसको एग्जैक्टली हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, बस ध्यान से। एक आध एग्जाम्पल करते हैं इसी केस के। फॉर्मूला तो याद ही, आर्क वाला। फर्स्ट एग्जाम्पल, सर ये केस 2। एग्जाम्पल inner radius r, outer radius 2r,
सेंटर C, करंट I, करंट I is flowing. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। फिगर दिख रहा है साफ साफ? सर इसमें ऊपर डॉटेड है और बीच वाले में नीचे डॉटेड है ना? नीचे डॉटेड है, मतलब वहां वायर नहीं है, मतलब इस टाइप का फ्रेम है। समझ गए? यस सर। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही करेंगे ना? हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही करेंगे ना? करते जाओ। इनर रेडियस R, आउटर रेडियस 2R, करंट फ्लोइंग I, करंट I, मैग्नेटिक ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट सेंटर। Example 3. सर पहले वाले में म्यू नॉट बाई 8 पाई आई बी बाई आर है। चेक करते हैं। करंट I, रेडियस R, क्या आंसर बोला? म्यू नॉट बाई 8 पाई इंटू आई बी बाई आर आउटसाइड। पहली बात तो आउटसाइड नहीं होगा, इनसाइड होगा। हाँ सर वही 3 म्यू नॉट I बाई 8 R आ रहा है। और आर्क वाला जब फॉर्मूला बताओ, मैं फॉर्मूला लिख लूं पहले आर्क का। यस सर 3 बाई 8 आ रहा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई I, सर 3 म्यू नॉट I अपॉन 8 R आ रहा है। ये फॉर्मूला था आर्क वाला, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ऊपर वाले जो स्ट्रेट वायर होती है, स्ट्रेट वायर के सामने 0 होता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? यस सर। एक बात समझ में आई? जैसे ये DL वेक्टर है और यदि यहाँ पर निकालना है तो यही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन DL वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वायर की लेंथ के अलोंग ही कहीं पर निकालनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका वैल्यू क्या रहता है, 0। याद है? समझ में आया नहीं आया? इसमें तो सर्कल वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, आधा कर दिया उसको और जोड़। हाँ, तो इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट की वजह से 0 रहेगा। ऊपर वाले की वजह से B1 बोलूं तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, सबके वजह से डाउनवर्ड ही आएगा। तो B1 इज इक्वल टू, बोलो, म्यू नॉट 4 पाई I डिवाइड बाई R, और ये क्या हो जाएगा, पाई, और डायरेक्शन कहाँ रहेगा, माइनस K कैप। यस सर, सही है सर। और B2 की वजह से
सेकंड नीचे वाले सेगमेंट, इसको फर्स्ट सेगमेंट बोल रहा हूं, इसको सेकंड। तो B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I पाई डिवाइड बाई 2R, डायरेक्शन माइनस k कैप, और दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो वैल्यू। 3 म्यू नॉट I सर 3 म्यू नॉट I by 8R 8R I और कितना सर into 3 इंटू 3 और माइनस k कैप। सर यार दूसरे समझ में वाले आया का भी नहीं सेम आया? आ रहा है सर, दूसरे वाले का भी सेम आ रहा है। दूसरे वाले का भी सेम आएगा, बिल्कुल दूसरे वाले का भी आंसर सेम आएगा, चेक कर लो चाहे। क्वार्टर सर्कल तो है ना, इसलिए बाकी लोग चेक करो, चेक किया ना? ऐसे नहीं यस ऐसे सर ही बोल सेम दिया आ है। रहा है। सर हाँ अच्छा, लास्ट वाले का जीरो होगा। हाँ सर, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ऊपर वाले सेमी सर्कल का इनसाइड होगा, नीचे वाले का कहाँ होगा? आउटसाइड। आउटवर्ड सर तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। और स्ट्रेट वायर की वजह से तो उसी के लाइन में क्या होता है? वो तो जीरो ही होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। सोच लो, कोई तकलीफ? मिटा दो। सर 2 नो सर। समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले बोलो। यस सर। सर बाकी रीजन में होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड एग्जांपल में? हाँ, यहाँ भी बाकी जगह होगी, हमें सेंटर पे कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट केस सेकेंड पे आते हैं। आर्क कर लिया, आर्क में सर्कल भी कवर हो ही गया है। केस सेकेंड, तो आर्क वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, उसका इंपॉर्टेंस। आर्क वाला फॉर्मूला आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आर्क वाला फॉर्मूला याद करने वाला है। केस सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying finite straight wire, अच्छा देखते हैं, इसका रिजल्ट ड्राइव करते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, फाइनाइट है। ये एंड A1 है, इस एंड को A2 बोल देता हूं, फाइनाइट है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहां पर चाहिए, लेट से ये पॉइंट P है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर कैपिटल R बोल देता हूं, कैपिटल R। और साथ में ठीक, कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं। फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना। ये
यहां से, ठीक है, एंगल वैंगल हम अभी देख लेंगे। लेट्स से ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है और ये बाहर वाला एंगल जो है ये θ3 है। लेट्स से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। जो बेस्ट रिजल्ट एक्सप्रेशन आएगा हम वो याद कर लेंगे। फिगर देख लो पहले, सबका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। फिगर दिख रहा है साथ साथ? अच्छा, क्या मुझे एंगल वैंगल गिवन है, मतलब ये फाइनाइट लेंथ वगैरह निकाल सकता हूँ? यस एंगल वैंगल गिवन है, आर गिवन है, तो मैं सब लेंथ, मतलब ये फाइनाइट वायर है और सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, डायमेंशन के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अच्छा, कोई एक डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कंसीडर करूं, चलो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। तो ये डीएल डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर लिया हमने और डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर से ही हम क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं। तो ये आर वेक्टर होगा और ये जो एंगल होगा पोजीशन वेक्टर और डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर के बीच का, वो एंगल थीटा होगा, जो हमारा बायोट-सावर्ट लॉ के फॉर्मूले में जो थीटा आता है। ये रेफरेंस लेवल इसे माना है, तो ये लेंथ जो होगा वो एल के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। 180 कितना होगा? पाई माइनस थीटा होगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट का जो फॉर्मूला है, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से ही देख लेते हैं। कहाँ रहेगी, इनसाइड आउटसाइड? जल्दी बोलो की पॉइंट पे। इनसाइड। 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 इनसाइड, तो डायरेक्शन झंझट तो खत्म। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डिफरेंशियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यही रहेगा? अब जो रिजल्ट लाना है हमें इन टर्म ऑफ गिवन पैरामीटर्स लेके आना है, कैपिटल आर और जो θ1 θ2 या अल्फा बीटा के फॉर्म में लेके आना है। तो बाकी चीजें कैसे भी करके हमें क्या करनी पड़ेगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो यहां से यदि मैं ये ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल पाई माइनस थीटा, और यदि मैं कॉस थीटा अप्लाई करूं, या फिर अप्लाई करूं साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, देखते जाना। साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। साइन थीटा आर अपॉन स्मॉल आर। यस सर। है? यस सर। अच्छा, Yes. साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई आर, यहां से स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉसेक थीटा। जरा देखते जाना। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक तो डीएल वेरिएबल है, एक मेरे पास स्मॉल आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में लेके आऊं। सर थीटा में ना? हाँ, वो थीटा में लाना चाह रहा हूं मैं। तो डीएल भी हट जाए, आर भी हट जाए और पूरा पूरा एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में आए। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो मैं वही फिर मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूँ बस। समझे मेरी बात? तो ये रटा नहीं जाता, आपको सोचना पड़ता है चीजें कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो क्या क्या हटाना पड़ेगा। अब यदि यहाँ डीएल से बचाना बस। हाँ, अब जरा देखते हैं। यहां से यदि मैं tan पाई माइनस थीटा अप्लाई करूं, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एल।
tan पाई माइनस tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा यस करते जाना। हाँ, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल। तो यहां से एल इज इक्वल टू माइनस आर कॉट थीटा। जरा एक्सप्रेशन देखते जाना, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। ये आर मैंने निकाल लिया है यहां से। अच्छा, इसे भी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आर कॉट थीटा। का डिफरेंशिएशन क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट में? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dl का वैल्यू r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मुझे dl भी इन टर्म ऑफ थीटा मिल गया, स्मॉल r भी इन टर्म ऑफ थीटा मिल गया। हो गया यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अब हो गया देखो। तो ddt इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा को वैसे ही लिखा रहने देते हैं। dl की जगह लिख देता हूं r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r स्क्वायर r की जगह लिख देता हूं r स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या सही लिखा है देख लो? हाँ सर। यस सर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा गायब हो जाएगा, एक आर से एक आर गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक ना कर जाऊं। तो डीडीपी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट याद नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई कैपिटल आर। बहुत सिंपल सा रिजल्ट आया। तो ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब देखते हैं सर cos थीटा डी थीटा नहीं आएगा डिफरेंशियल के साथ? क्या आना चाहिए सर? cos थीटा डी थीटा आखिरी में फॉर्मूला sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 बनता है ना? सही तो है। पता नहीं तुम्हें कहां से रिजल्ट उल्टे सीधे याद कर लेते हो। इधर देखो सर, अब थीटा को थीटा 1 से थीटा 3 वैरी करा देंगे ना? हाँ, अब जरा देखो, ठीक है, इसलिए तो कहता हूँ रट्टा मत मारा करो यार। अब यहां से देखो, यहां से यदि मुझे पूरा वायर A1 से थीटा तक कवर करना है, तो सॉरी A2 तक कवर करना है, तो जो थीटा है, थीटा करंट की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन का के बीच का एंगल है। और जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, जब हम 1 पॉइंट पे होंगे, जब पॉइंट 1 पे A1 पे होंगे, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर होगा? यस बिल्कुल। यस सर। और करंट का डायरेक्शन ये है, तो इनिशियल लिमिट ऑफ थीटा क्या होगी? थीटा 1। थीटा 1। थीटा 1। सोच लो बाकी लोग भी ऐसे ही मत भेड़ चाल में। अपॉन 4 पाई लिमिट में बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो। जब आप इस एंड पे होगे तो ये आपका आर वेक्टर होगा, ये करंट का डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में डीएल होता है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ये है, इसी की मुझे लिमिट चाहिए, तो इनिशियल लिमिट आपका थीटा 1 हो जाएगा। अच्छा, फाइनल लिमिट जरा देखें, तो यहाँ से पूरा वायर कवर करना है। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो आई का डायरेक्शन तो ऊपर है, और ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्योंकि वहां से जिस पॉइंट पे निकालना है उसके अलावा पोजीशन वेक्टर होता है। तो आई और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल ही थीटा है। यस सर। थीटा 3। तो माइनस थीटा थीटा 3 माइनस क्यों? अच्छा ओके सर। अरे वो अपर लिमिट बता देते। करंट का डायरेक्शन ऊपर है ना बेटा, वही डीएल का डायरेक्शन होगा। यस सर। अरे यस नो तो बोलो। और ये पोजीशन वेक्टर होगा। यस सर। और थीटा उनके बीच का एंगल होता है, वो कितना है? सर थीटा 3। तो वही तो होगी फाइनल लिमिट बेटा। ओके सर, समझ गए। तो यहां से BP इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा ना सर। यस तो सर। ये हाँ तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 3 हो जाएगा, ये है कि नहीं? यस सर। अच्छा सर तेरा थीटा 3 माइनस थीटा 1 नहीं होगा? बेटा साइन अच्छा का होता यस है सर, माइनस सॉरी कॉस सर, थीटा। सॉरी सर, सॉरी। इंटर हाँ हाँ। अब इसमें देखा जाए तो थीटा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ? थीटा 3 को लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा 2। पाई माइनस थीटा 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा थीटा 2 के फॉर्म में? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2। यस। अच्छा मैं तो कई जगह ये एक्सप्रेशन लिखा होता है तो ये याद रखना थीटा 1 थीटा 3 कहां से देखते हैं? तो सॉरी थीटा 1 थीटा सॉरी थीटा 2 कहां से लिए गए हैं? याद है थीटा 1 वो वाला एंगल है जहां से करंट एंटर कर रहा है और थीटा 2 है जहां से करंट लीव कर रहा है, वो इनर एंगल। समझे? अच्छा कई बार अल्फा बीटा के फॉर्म में होता है तो अल्फा बीटा मैंने मेंशन किया हुआ है, जो रिजल्ट आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो अल्फा बीटा आपको दिख ही रहा है, तो थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक काम करता हूं, नीचे वाला अल्फा कर देता हूं, नीचे वाला अल्फा ऊपर वाला बीटा। दिख रहा है ना चलो ठीक से? यस सर। तो बोलो थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा पाई बाय 2 माइनस पाई अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। अच्छा और थीटा 2 को क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो ये एक्सप्रेशन जरा बताओ क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस सर। अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन साइन बीटा। अल्फा प्लस साइन बीटा। तो भैया ये तो ध्यान रखा करो कि फॉर्मूला तुम बोल तो रहे हो साइन अल्फा बीटा में आया या कॉस में आया, तो वो कौन से एंगल ले रहा है? तो कौन सा वाला तुम्हें कौन सा वाला याद रखना चाह रहा था? तो उसी हिसाब से डायग्राम बना दो फाइनली। ऊपर वाला सामान तो कोई चलो इसको याद कर लो। इसको याद करोगे तो फिर इसके हिसाब से जो फिगर है वो ये है, ये करंट आई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है और इस पॉइंट पे चाहिए ये पॉइंट पी है, डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से इन साइड, और ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल बीटा होगा। जल्दी बोलो। पता है बहुत बार अल्फा बीटा में लोग गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि अल्फा बीटा में रेफरेंस लाइन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना होता है। तो अल्फा बीटा में कंफर्टेबल हो या थीटा 1 थीटा 2 में कंफर्टेबल हो, मेरे हिसाब से थीटा 1 थीटा 2 याद रखना, तो फिर आपको साइन कन्वेंशन की दिक्कत नहीं पड़ेगी। कौन सा वाला याद करना चाह रहे हो इसमें? थीटा 1 थीटा 2। हाँ अल्फा बीटा वाला बताऊंगा तो एक साइन कन्वेंशन भी फिर आपको याद करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप थीटा 1 थीटा 2 वाला याद रखो, आपके लिए साइन कन्वेंशन से निजात मिल जाएगी। सर साइन कन्वेंशन मतलब अल्फा को नेगेटिव लेंगे? नहीं, इस केस में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। या ऐसे देख लो सर एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट से लेने होते हैं ना? हाँ इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे, इस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन रेफरेंस लाइन के सेम साइड में है दोनों एंगल, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है ना, तो आप थीटा 1 थीटा 2 वाला याद रखो, फालतू में ये वाला मत याद रखो। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ, आप कन्वेंशन किससे झंझट
छुटकारा मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप फालतू में कंफ्यूज होते रहोगे। तो ये वाला रिजल्ट फाइनल हुआ, सब लोग वो वाला रिजल्ट याद रखेंगे। बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर cos θ1 प्लस cos θ2, और θ1 कौन सा एंगल है याद रहेगा, जहां से करंट एंटर कर रहा है, और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट से पी पॉइंट को मिलाएंगे तो जो एंगल होगा उस पोजीशन वेक्टर और करंट के बीच का वो θ1 होगा, और जहां से करंट लीव कर रहा है वहां से पोजीशन वेक्टर मिलाएंगे तो जो अंदर वाला एंगल होगा, ठीक है ना, वो वाला एंगल क्या होगा, θ2। तो ये वाला रिजल्ट हमें याद रखना है, ऊपर वाला, और इसके हिसाब का फिगर ये है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये आर है, ये पॉइंट पी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, यहां से करंट एंटर कर रहा है तो ये जो एंगल है ये θ1 है, यहां से करंट लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये वाला एंगल θ2। याद रहेगा, जल्दी बोलो, सोच। तो यहां से कन्वेंशन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साइन वाला, ये वाला बुक वगैरह में लिखा होता है, ठीक है ना, तो बुक वगैरह में लिखा जरूर होता है, लेकिन इस फॉर्मूले में बहुत लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि जब वैल्यू पुट करनी होती है तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करनी होती है, और ये तभी सिंपल फिगर दिख रहा है, थोड़ा बहुत फिगर ऊपर नीचे कर दूंगा तो फिर कई लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। सर हाँ बोलो। अगर सर हम लोग रेफरेंस पॉइंट फॉर एग्जांपल लाइन के नीचे ले लें, मतलब जहाँ पे करंट है उससे थोड़ा और नीचे वायर से, तो सर दोनों ट्रायंगल ऊपर बन जाएंगे, तो इसमें हाँ, पॉजिटिव लेंगे, दोनों पॉजिटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे, एक नेगेटिव लेंगे। सर वो थीटा वाले में भी नहीं, थीटा वाले में तो वही लेंगे जो आ रहा है सर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। हाँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, एग्री और नॉट? यस सर। बस तो यही वाला याद रखो ना, काय इसके पीछे पड़े हो। सर थीटा वाला ही कंफर्म कर रहा था। हाँ, और बस याद रखना कि फिगर में θ1 कहां से लिया है, θ2 कहां से लिया है। कॉपी कर लो, रिजल्ट रखता हूं आप जल्दी से, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ड्रॉ कर लेंगे। मिटाऊं? यस सर। यस सर। तो फाइनल कौन सा रिजल्ट याद रखोगे? cos θ1 प्लस cos θ2 वाला, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया, मैग्नेटिक फील्ड बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मॉड ऑफ cos θ1 प्लस cos θ2। मॉड कर देता हूं, क्या दिक्कत है? और डायरेक्शन हम कैसे ले लेंगे? राइट हैंड थंब रूल से ले लेंगे। अच्छा, इसी में ए पार्ट देखें, सेमी इनफाइनाइट, ये करंट ऐसे जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट है, एक पॉसिबिलिटी बनती है सेमी इनफाइनाइट की, ये पी पॉइंट पे चाहिए, ये आर। दूसरी पॉसिबिलिटी सेमी इनफाइनाइट की बनती है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट पे, ये इन्फिनिटी, करंट आई, ये आर, सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी सेमी इनफाइनाइट की बनती है, करंट ये जा रहा है, ये आर है, ये पॉइंट पी है, ये एंगल θ0 है,
फोर्थ पॉसिबिलिटी बनती है ये है करंट, ये जा रहा है, ये पॉइंट P है, ये थीटा नॉट है, ये करंट आई है। दिख गए सर फिगर? फर्स्ट और सेकंड केस में एक थीटा जीरो हो जाएगा ना? अच्छा, फर्स्ट केस में पहले तो डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का। इनसाइड, यस सर, इसमें भी इनसाइड, इसमें भी इनसाइड और इसमें भी इनसाइड। डायरेक्शन काम खत्म। अच्छा, इस केस में थीटा वन कितना होगा, लिखते जाता हूं मैं। थीटा वन कितना होगा बताओ? 90। थीटा टू कितना होगा? 0। होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस दिख गया सबको? यस सर। अच्छा, इस केस में थीटा वन कितना होगा? 0। और थीटा टू कितना होगा? 90। इस केस में थीटा वन कितना होगा? 0। सॉरी, थीटा वन 0, हाँ। थीटा टू कितना होगा? थीटा नॉट, यस और नो? इस केस में थीटा वन कितना होगा? थीटा नॉट। थीटा नॉट। और थीटा टू कितना होगा? 0। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? क्या यही आएगा? यस सर। सर हम इन्फिनिटी पे एंगल 0 मान रहे हैं क्या? आप बताओ ना, मान क्या रहे हैं? है सर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 90 ले रहे हैं ना? नहीं, इन्फिनिटी का पैरेलल हो जाएगा। सर पैरेलल हो इन्फिनिटी में पैरेलल, पोजीशन वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना? हाँ। अच्छा हाँ सर। इस यहां बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। इसका भी वही हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस कॉस थीटा नॉट। एग्री और नो? यस सर। ये कौन से वाले केसेस में लिख लेना? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट। कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट। कॉपी करो, देख लो किसी में दिक्कत है तो। सर ये थोड़ा विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, इनफाइनाइट पे 0 कैसे आ रहा है? इधर देखो, यदि यहां पर खत्म हो गई होती तो ये थीटा टू होता। यस सर। यहां पर खत्म हो गई होती तो ये थीटा टू होता। सर ये उधर साइड वाला होता ना, उधर 180 माइनस ये। अरे यार, थीटा टू देखो ना क्या है फिगर में। यस सर, यस आगे। और इन्फिनिटी में जाएगा तो ये कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी में 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। समझे समझे? बोलो। यस सर। मिटाओ। सर लास्ट वाला भी मत मिटाइए।
एंगल देखना आ गया? Yes, sir. अच्छा, अब इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, करंट आई है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, नीचे भी इन्फिनिटी तक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पे निकालना है, डायरेक्शन तो इनसाइड हो जाएगा। θ1 कितना होगा? वो भी 0 डिग्री होगा, और θ2 भी कितना होगा? वो भी 0 डिग्री होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 2 पाई आर हो जाएगा। याद रहेंगे ये वाले रिजल्ट? देख लो, सोच लो, समझ लो। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? यस। ठीक। ठीक, इधर देखो, एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक वायर इधर ऐसे आई और इन्फिनिटी से आ रही है, इधर बैंड हो गई, ये बैंड होके इधर बैंड हो गई और इधर इन्फिनिटी तक चली गई, और ये जो है ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और ये लेंथ एल है, और ये पॉइंट पी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी हमें कैलकुलेट करना है। शुरू हो जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, So mu naught I upon 4 pi r under root 2. अभी चेक करते हैं बेटा, मैं अभी चेक करता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक वायर वाई से आई और इन्फिनिटी से आ रही है, फिर जेड की तरफ जाके मुड़ गई, और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलली मुड़ गई और इन्फिनिटी तक चली गई। ये लेंथ एल है, ये पॉइंट पी है, और ये लेंथ एल है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट पी। सर पहले का 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई है। और करंट सबका, करंट आई ही मान लो, करंट आई फ्लो हो रहा है। पहले वाले में कितना रहा बेटा? चेक करें,
इसे फर्स्ट सेगमेंट मान लेता हूं, इसे सेकंड सेगमेंट, इसे थर्ड सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे निकालूंगा, तो फर्स्ट सेगमेंट की वजह से B1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो फॉर्मूले में है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो जाएगा। अब बात आती है cos θ1। θ1 कितना होगा सेगमेंट 1 के लिए? 0 0 होगा। 0 होगा। 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस cos θ2 कितना होगा? सर 135। 135। हाँ 90 प्लस 45 ना। यस सर। तो cos 135 कितना होता है? -1/√2। -1/√2 ना, तो -1/√2। Yes. कैलकुलेशन चेक करते हैं ना वैल्यू ठीक से। और डायरेक्शन इनसाइड, डायरेक्शन बताओ देख के। सर माइनस साइड है। माइनस के कैप। यस। एग्री और नॉट? अच्छा, सेगमेंट 2 की बात करूं। सेगमेंट 2 में डायरेक्शन तो इनसाइड ही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन एंगल वैंगल बहुत ध्यान से देखना, बस एंगल देखना काम है बस। θ1 बोलो कितना होगा? 45। तो 1/√2। θ2 भी कितना होगा? 45। तो 1/√2 और डायरेक्शन माइनस के कैप। सर आउटवर्ड नहीं होगा, के कैप होगा। हाँ के कैप होगा, सॉरी प्लस के कैप होगा। ठीक ठीक है, प्लस के कैप होगा, सही। अच्छा, थर्ड सेगमेंट की वजह से सर यहाँ 12 नहीं होगा। पाई आर 1/√2 + 1 के कैप। कहाँ 12 होगा? एल ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना। सेकंड सेगमेंट की लेंथ 2। और ये क्या, ये दोनों सही है ना? म्यू नॉट आई अपॉन यस 4 पाई तो सही है। एल। अच्छा, इस वाले सेगमेंट के लिए θ1 कितना होगा? सर 45। 45 डिग्री। तो 1/√2। θ2 कितना होगा? 0। तो 1 हो जाएगा, cos 0 1। और डायरेक्शन जरा बताओ। सर माइनस के इनसाइड कैप। माइनस सर के सब कैप। जोड़ के 0 आ रहा है। प्लस के कैप। सर इनसाइड आएगा ना। अरे ऐसे करोगे तो ऐसे घूमेगा ना। हाँ सर सही है। अच्छा हाँ सर सही है। ओके। ऐड करके 0 आ रहा है। हाँ वो अब देख लो तुम अपना कैलकुलेट करके। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 + B2 + B3। एग्री और नॉट? नहीं सर थर्ड वाले की डायरेक्शन एक बार बता दीजिए। बेटा करंट ऐसे जा रहा है, राइट हैंड से ऐसे पकड़ा, ऐसे सर्कल बनेंगे, तो P पॉइंट ऊपर है, तो ऐसे करके घूम कर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आएगी नहीं आएगी? यस सर। सोच लो। यस सर। यस सर। इस वाले में सेगमेंट के नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट। P पॉइंट पे देखते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट की वजह से B1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। अब बात है एंगल। θ1 कितना होगा? सर 0। 0। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस θ2 कितना होगा? 90। तो ये 0 हो जाएगा। डायरेक्शन बताओ जरा। सर आउटवर्ड प्लस के कैप। प्लस के कैप। देखना आ गया सबको? ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे होल्ड करोगे तो ऐसे सर्कल बनेंगे। तो P पॉइंट इस साइड है, तो सर्कल P पॉइंट से सर्कल इधर आ रहा है। क्लियर है? जल्दी बोलो बाकी लोग। यस सर। B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है,
और इसके लिए θ1 कितना होगा? सर 0। तो 1 हो गया। θ1 90 होगा बेटा। हाँ सॉरी सर 90 होगा। और θ2 कितना होगा? 45। 45। तो 1/√2 आ गया। और डायरेक्शन जरा बताओ। सर जे कैप। प्लस जे यस सर कैप। प्लस जे कैप। बाकी लोगों को दिखा नहीं तो अभी भी मैं फिर से मेहनत कर सकते हैं डायरेक्शन में, कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। यस अच्छा सर डायरेक्शन एक बार बताइए सेकंड वाले की। बेटा सेकंड वाला तुम लोग इमेजिन नहीं करते हो, होल्ड करके देखा करो ना। ये ऐसे जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, ऐसे होल्ड करूंगा, सर्कल ऐसे बनेंगे। तो पी पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो सर्कल ऐसे बनेगा और यहाँ पर टेंजेंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जल्दी बोलो। यस सर समझ। इमेजिन करो, ऐसे नहीं है सर। यस सर समझ गए। B3 की वजह से μ0 I/4πL। θ1 कितना होगा? 45। 45 सर। ऐसे बनेगा ना, ये एंगल होगा 45। यस सर। 1/√2 हो जाएगा। θ2 कितना होगा? 0। तो 1 हो जाएगा ये। अच्छा डायरेक्शन बताओ। आई कैप। प्लस के कैप। प्लस जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप, सॉरी जे कैप। प्लस जे कैप भाई इधर है ना वायर ऐसे, तो ऐसे सर्कल बनेंगे तो पी पॉइंट तो ये है ना, ऊपर की तरफ जाएगा टेंजेंट। यस सर ऊपर। यस सर। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B1 वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या आगे तो बस लिखना ही है। समझ में आई बात? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन इमेजिन करो। हाँ सर बोलो। सेकंड वाले का एंगल एक बार बता दीजिए कैसे आया? सेकंड वाले का यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो ये 90 डिग्री, तो ठीक। θ1 90। ओके। यहाँ से करंट लीव कर रहा है तो ये इनर एंगल, ये 45 डिग्री। अच्छा वो इन्फिनिटी तक नहीं है जेड एक्सिस? अरे जब यहाँ से बैंड हो गया है तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा भाई। ठीक है सर। ओके ओके। मिटाऊं, सोच लो। मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तुम्हारी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। डायरेक्शन में गड़बड़ कर दिया, एंगल लेने में गड़बड़ कर दिया, और यदि चीजें क्लियर हैं तो डायरेक्ट तुरंत आंसर आते हैं ऐसे क्वेश्चन के। आगे बढ़ो नेक्स्ट एग्जांपल पे। यस सर। सेकंड वाले की डायरेक्शन बता दीजिए। ले अभी भी कौन से वाले की? तो सेकंड वाले की। सेकंड वाले में कौन सा सेगमेंट? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर सेकंड वाले में करंट ऐसे जा रहा है ना दादा? यस सर। राइट हैंड से पकड़, थंब को रख इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे आएगा। यस सर। कैसे सर्कल बनेंगे? ऐसे सर्कल बनेंगे। तो समझ गए। तो समझ। पी पॉइंट यहाँ पर है तो टेंजेंट कहाँ जाएगी? ऊपर। कोई कंफ्यूजन बेटा? ध्यान देना, देखो किन चीज पे हमें ध्यान देना है। डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सही से अप्लाई करना है, पॉइंट का पोजीशन देख के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फार्मूला तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, याद हो जाएगा। θ1 कौन सा है, θ2 कौन सा है, वो निकालना आना चाहिए। बस यही दो चीजें ध्यान देनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर टाइम देके ताकि एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन हो। एग्जाम्पल थर्ड में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
एक पॉइंट ये है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और यहां पर करंट कैरिंग वायर है, z एक्सिस में रखी हुई है। करंट कैरिंग वायर, क्रॉस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। करंट आई है, ये जो वायर है इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट। सर करंट इनफाइनाइट है कि लेंथ इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर हो गई ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। डायरेक्ट तो, और करंट कहां फ्लो कर रहा है देख के बताओ। आउट इनसाइड सर इनवर्ट। मैंने क्रॉस बनाया, मतलब कहां फ्लो कर रहा होगा? हाँ, Inside. मतलब माइनस के क्या? सर माइनस के क्या? हाँ, तो हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P। बताओ। सर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर देखा कर। तो वायर इनसाइड प्लेन है। हाँ बेटा, क्रॉस बना हुआ है तो मतलब ऐसे ही दिखाऊंगा ना। और करंट कहाँ जाएगा? नेगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, इनफाइनाइट है, करंट आई है। समझ में आया? कुछ आया? एक मिनट सर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस k कैप। सॉरी देखो, जेड कैप। मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए म्यू नॉट I अपॉन इनफाइनाइट है ना। यस सर। टू पाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या? यस सर। क्या सहमत हो? एग्री टैंजेंट कर की रहे हो? इक्वेशन लिखनी होगी ना, फिर वहां जो सर्कल बनेगा उसका। और इतना तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये बात क्लियर है? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। सर माइनस जे कैप होगी इसकी डायरेक्शन। रुक जा भाई। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, सर XY प्लेन नहीं होगा ना। रुको। हाँ, रुको। सर इस इक्वेशन आएगी, टैंजेंट की सर इक्वेशन आएगी। सर I और माइनस जे पे होगा, दोनों को अंडर रूट डिवाइड 2 करने पे। डायरेक्शन ये होना चाहिए। यस सर। यही होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, तो डायरेक्शन ये होना चाहिए। अब देखो, ये एंगल यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। यस सर। अच्छा, ये थीटा होगा। अच्छा, डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, मतलब तो इधर हो जाएगा क्या? कॉस थीटा माइनस जे कैप प्लस साइन थीटा आई कैप। क्या यही होगा? जल्दी देखो। सर इसको एक बार विजुलाइज करवा दीजिए। यस सर, यस यही होगा सर। अरे 1 यूनिट है। हाँ सर। यूनिट वेक्टर ही तो है। अच्छा ओके सॉरी, समझ गया। यूनिट वेक्टर ही तो है। हाँ ओके। हाँ, और कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा, माइनस जे की तरफ जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या जाएगा? जे की तरफ जाएगा, सॉरी एक्स की तरफ जाएगा। आई की तरफ। अच्छा, तो इज इक्वल टू, सोच लो, I अपॉन 2 पाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा क्या आ जाएगा?
cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वाला ट्रायंगल देख लो बड़ा वाला, x by ये r। x है ये y है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप। और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो और लिख लो, सिंप्लीफाई कर लो, अलग बात है। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। क्या यही है? जल्दी देखो सोचो। यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, करंट आई, थीटा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एंगल लेट से थीटा नॉट है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट सेंटर बताना है, और ये एग्जाम्पल 4 है। कॉपी करो जल्दी से। सर वायर जो पूरा सर्कल घूम रहा है कि कहाँ से जा रहा है? पूरा सर्किल है। ओके सर। हाँ, तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना? हाँ सर। I/2 सर, I/2 मान लो। I/2 क्यों मानोगे I/2? यदि दोनों का सर वो ऊपर 0 हो जाएगा ना। पहली बात तो I/2 करंट नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस के उसमें मतलब रेशियो में करके देखें। हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म मान के उसी रेशियो में करंट डिवाइड होगा उसके। तो सर फिर भी 0 आना चाहिए क्योंकि उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, सर्कुलर का सिर्फ। वही तो सर। हाँ सर्कुलर का 0 आएगा, लेकिन वो प्रूव करना है, निकालना है, ऐसे नहीं बोलो सर। प्रूव करना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है, तो चलो ये होमवर्क है, करके लाना और कंटिन्यू करेंगे इसी को। ठीक है, नया नहीं शुरू करते। समझ में आ गया है? कोई कंफ्यूजन बताओ। सर एक सीवी का डाउट है। बताओ सर, आपको सेंड कर दें? ठीक है ठीक है। अभी यार वो मोबाइल है नहीं मेरे पास, तो क्या क्या डाउट है बोलोगे? सर एक सर मेरे भी डाउट्स हैं कुछ, तो भेजो, देखते हैं। सर बाकी बच्चे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, ठीक है, वो भेज देना, ठीक है ना, और मैं करके देखता हूँ फिर। ठीक है, तो वो करंट वाले में रह गया था सर।